हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दामाद हमारा लाखों में एक। सुधा कहाँ हो भाई? लो मुंह मीठा करो। मुंह मीठा क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे हुआ नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। अपनी सुधा के लिए एक बड़े घर का रिश्ता आया है। लड़के ने MBA किया हुआ है। अपनी अनन्या खुश रहेगी वहाँ पर। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तभी कॉलेज से अनन्या आ जाती है। अनन्या के परिवार में उसके अलावा 2 छोटे भाई बहन थे। अनन्या ये बात सुन लेती है, लेकिन पापा मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? हमारे यहाँ लव मैरिज पूरे खानदान में किसी ने नहीं की। परिवार वाले ही बच्चों के लिए उनकी पसंद की लड़की और लड़का ढूंढते हैं। पापा जमाने के साथ बदलना भी तो जरूरी है ना। आप उससे एक बार मिल तो लीजिए, बहुत ही अच्छा लड़का है। सुधा, इस लड़की को समझा दो, नहीं तो एक लगाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनिए, आप अपना गुस्सा मत कीजिए। अब वो इतना कह रही है तो एक बार उसकी भी सुन लीजिए। अपनी पत्नी के समझाने पर अगले दिन वो उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अनुभव जब उनके घर आता है तो उसे देखकर राम सिंह और सुधा का खून खौलने लगता है। उसके फीचर्स कुछ खास नहीं थे, साथ ही हाइट भी अनन्या से थोड़ी कम थी। तो तुम हो अनुभव, अभी तो कॉलेज में ही हो। और तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? जी वो आजादपुर मंडी से फल लाकर बेचते हैं। ओह, तो एक फल वाले के बेटे हो। तब तो तुम क्या ही खुश रख पाओगे मेरी बेटी को। सर, खुश रहने के लिए पैसे हो ये जरूरी तो नहीं। घर छोटा हो या बड़ा, उसमें रहने वाले लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए। बिना पैसे के इंसान जिंदगी काट सकता है, लेकिन बिना प्यार के नहीं। ज्यादा लेक्चर मत दे, समझा? अब जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी बेटी की तरफ देखना भी मत। लेकिन तभी अनन्या उसे रोक देती है। नहीं रुको अनुभव, पापा मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। अगर तुझे इससे शादी करनी है तो चली जा इस घर से और कर ले इससे शादी, लेकिन अगर इसके साथ शादी कर ली ना तो हमारे साथ तेरे सारे रिश्ते खत्म। अनन्या अब दुविधा में फंस गई। एक तरफ उसका परिवार था और एक तरफ उसका प्यार। उसने अनुभव का हाथ थामा और वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। अनुभव के साथ जाकर उसने मंदिर में शादी कर ली और अब वो अनुभव के साथ एक नई दुनिया बसाकर रहने लगी। ऐसे ही 10 साल बीत गए। फिर एक रोज, मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बेटी को उसके इकलौते भाई की शादी में बुला कर रहूंगी। अब तो उस बात को 10 साल बीत गए जी, अब तो पुरानी बातों को भूल जाइए। तुम भी अपनी बेटी की तरह जिद्दी हो, अपनी ही बात मनवा कर रहोगी। अच्छा ठीक है, जो मर्जी करो। ये सुनकर सुधा खुश हो गई और अपनी बेटी का पता निकलवा कर उसके घर कार्ड भेज दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनुभव ने जाकर दरवाजा खोला। सामने कुरियर वाला एक लिफाफा पकड़े खड़ा था। अनन्या, तुम्हारे लिए कुरियर आया है। लिफाफा देखकर ही उसके हाथ कांपने लगे। उस पर घर का पुराना पता लिखा था जो उसके मायके का था। उसकी आंखें नम हो गई। उसमें एक कार्ड था जो कि उसके भाई का था। साथ ही एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, तुम्हारा छोटा भाई अब बड़ा हो गया है अनन्या, वो अपनी जिंदगी का नया सफर तय करने जा रहा है। उसकी शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम जरूर आओ। तुम्हारा फोन लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद तुम्हारा नंबर बदल गया है। बड़ी मुश्किल से कहीं से तुम्हारा पता मिला, तब ये चिट्ठी भेज पाए हैं। बेटिया, हम सब तुमसे मिलने को तरस गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम जरूर आओगी। तुम्हारी माँ। दरअसल अनन्या का फोन नंबर चेंज हो गया था। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। 10 साल बाद पहली बार किसी ने घर से पुकारा था। जाना चाहती हो? अनन्या ने सिर उठाया। उसकी आंखें कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। डर लग रहा है, पता नहीं उनका व्यवहार कैसा होगा। डरो मत, 10 साल में लोगों के दिल भी बदलते हैं और अगर तुम्हारी वजह से टूटे रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं तो ये मौका कभी मत छोड़ना। चलने की तैयारी करो, हम साले साहब की शादी में जरूर जाएंगे। सच में पापा? आज तक मैंने बस नाना नानी के घर के बारे में माँ से सुना था, लेकिन कभी गई नहीं थी। अब मैं भी औरों की तरह नाना नानी के घर जाऊंगी। ये सुनकर अनन्या मुस्कुरा पड़ी। शादी से एक दिन पहले अनन्या और अनुभव गांव के लिए निकल पड़े। गाड़ी जैसे जैसे गांव की ओर बढ़ रही थी, अनन्या के बचपन की यादें उसके दिल में बवंडर की तरह घूमने लगी। वही रास्ते, वही खेत, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत अब उस घर के दरवाजे के सामने खड़े होने थी। गाड़ी रुकी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी में से अनन्या को उतरते देख उसके मायके वाले भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिस फल वाले के बेटे की शादी उससे हुई थी, अब वो एक बड़ा आदमी बन चुका था। रघुवंशी परिवार में आज बड़ा उत्साह था। गेट पर फूलों के तोरण लटक रहे थे, क्योंकि आज उनके बेटे आदित्य की शादी है। पर इस रौनक के पीछे एक छोटी सी कड़वाहट भी थी, जिसे परिवार वाले छिपा रहे थे। वो कड़वाहट थी दामाद की, जो उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मेरी बच्ची, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। सच में कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल रानी की तरह। ये सब आपके दामाद के कारण हुआ है माँ। ये मुझे बहुत खुश रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। घर में 3-3 नौकर काम के लिए लगवा रखे हैं,
लेकिन दामाद जी का परिवार तो बड़ा गरीब था न। फिर इनकी मेहनत से माँ अब शहर में हमारा फलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। इन्होंने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया और आज हम बाहर देश भी फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं। क्या सच में? खुश रहे मेरी बच्ची। नानी माँ। अनन्या, ये आपकी नातिन है माँ। ये देख रिया और राम सिंह बड़े खुश होते हैं। पापा। राम सिंह कुछ पल चुप रहे। तुमने हमारी बात नहीं मानी थी अनन्या। उस दिन लगा था जैसे हमारा सब कुछ छिन गया। पापा, प्यार गलती नहीं थी, लेकिन आपकी नाराजगी ने मुझे इतने साल तोड़ कर रखा। ये सुनकर राम सिंह ने आंखें बंद कर ली, जैसे अतीत का बोझ उतर रहा हो। बस बहुत हो गया, अब कोई शिकायत नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। हमारी बेटी वापस आ गई, यही सबसे बड़ी खुशी है। इतने सालों बाद सबकी नाराजगी अनन्या के लिए खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो सब अनुभव से ठीक से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अनुभव ने उस घर के बेटे की तरह आते ही सब जिम्मेदारियां संभाल ली। नहीं, मैं इतना सब नहीं बनाऊंगा। बात 20,000 में तय हुई थी, मिठाइयाँ और खाना बनाने की। लेकिन ये तो कभी चाय पकौड़े तो कभी मठरी भी तलवाए जा रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं बनाओगे? ये क्या बात हुई? दूल्हे राजा जी, आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। हाँ तो भाई साहब, शादी ब्याह में तो ये सब चलता ही है, थोड़ा ऊपर नीचे बनाना पड़ता है। और फिर भी आपको पैसे कम लग रहे हैं तो ये लीजिए, आप 20 की जगह ये 40,000 रखिए। लेकिन नाराज मत होइए। अरे जीजा जी, लेकिन आप जाने दीजिए ना साले साहब, आपकी शादी कौन सा रोज रोज होनी है? दोनों हंसने लगे। इसके बाद वो आदित्य के दोस्तों के पास गया। भैया, दूल्हे की तरफ से आप ही जिम्मेदार हो, कोई कमियां नहीं रहने देना रंग जमाने में। इसीलिए शादी ब्याह में खूब रौनक जमाओ। क्या रंग जमाया जीजा जी? ये डीजे वाले का डीजे हर 2-2 मिनट में बंद हो जा रहा है। अच्छा, लाओ तो भाई मुझे दिखाना। इसके बाद उसने खुद सिस्टम चेक किया, वायरिंग ठीक की, 2 साउंड बॉक्स रिपेयर भी कर दिए। अरे वाह, इनका दामाद तो अमीर होने के साथ साथ तेज दिमाग वाला भी है। मेहमान लगातार आ रहे थे, पर स्वागत करने वालों की कमी थी। राम सिंह और सुधा भी काम में व्यस्त थे। तब अनुभव ने गेट पर मोर्चा संभाल लिया। नमस्ते काकी जी, आइए चाचा जी इस तरफ। ये कौन है भैया? बड़ा सलीका है लड़के में, देखने से बड़े घर का लग रहा है, फिर भी। अरे यही तो उनका नापसंद दामाद है, लेकिन मेरी समझ में तो ये इतना अच्छा है कि इसमें नापसंद करने वाली बात ही क्या है। ये सब राम सिंह और सुधा सुन रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसे ही उसने सब काम अच्छे से संभाल लिया था। फिर दूल्हे की सेहराबंदी के समय पता चला कि सेहरा ही गायब। सब घबरा गए। हे भगवान, अब अनहोनी हो गई। किसने संभाला था सेहरा? अनुभव शांत खड़ा सब देख रहा था, फिर बोला, माँ परेशान मत हो, मैं 5 मिनट में लेकर आता हूँ। हाँ, 5 मिनट में सेहरा? जादूगर हो क्या? अनुभव जल्दी से गाड़ी में गया और एक नया बिल्कुल खूबसूरत उसी डिजाइन का सेहरा लेकर लौटा। लो आदित्य भाई, जरा पहन कर देखो। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। फिर धूमधाम से उसकी बारात निकली, लेकिन फिर फेरों से ठीक पहले पंडित जी को चक्कर आने लगे। सब घबराए। तभी अनुभव ने पानी, शहद और नींबू ला कर दिया। बेटा, आज तक कई शादियाँ करवाई, पर ऐसा दामाद पहली बार देखा है। ये सुनकर राम सिंह और सुधा का चेहरा गर्व से चमक उठा। पूरी शादी में अनुभव सबका चहेता बन गया था। ऐसे ही शादी संपन्न हुई। फिर 3 दिन तक वो वहीं रहे। फिर 3 दिन बाद जब वो जाने लगे, दीदी 10 साल हमने तुम्हारी कमी झेली है, अब ऐसा दोबारा मत करना, घर अक्सर आते रहना। अनन्या की आंखें भर आई। वादा है भैया, अब कभी रिश्ता नहीं टूटेगा। बेटी, हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें अपने किए पर पछतावा है। अगर तुम खुश हो तो हम खुश हैं, और सच कहूँ तो अनुभव जितना अच्छा दामाद तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाते। हाँ बेटी, हमने उस वक्त इसकी सूरत देखी, लेकिन इसकी सीरत कितनी खूबसूरत है वो हमें आज पता चला। सच में हमारा दामाद लाखों में एक है। अब तुम दोनों आते रहना। अब मैं हर त्योहार पर आऊंगी पापा। बेटा, अब तुम सिर्फ दामाद नहीं, इस घर के बेटे हो। अनुभव ने झुककर उनके पैर छुए और फिर वो खुशी खुशी वापस लौट गए। मुंबई शहर में रहने वाला रौनक एक बड़े घर का लड़का था। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके पास बड़ा बंगला, कारें और हर सुख सुविधा थी। वो शुरू से ही शहर में रहा था। गांव में उसका बहुत कम आना जाना होता था। उसे गांव की बातें, पिछड़े लोगों की आदतें लगती थी। उसे गांव में कुछ खास पसंद नहीं आता था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। ऐसा ही कुछ हुआ रौनक के साथ भी। दरअसल जब उसकी शादी की उम्र हुई तो पता चला वो मांगलिक है। उसके घर वालों ने उसके लिए बहुत रिश्ते देखे, लेकिन शहर में कहीं भी उसकी कुंडली किसी लड़की से नहीं मिली। तब जाकर उसकी शादी गांव की लड़की सुरभि से हुई। अब उनकी शादी को कुछ महीने बीत गए थे। फिर एक रोज सुरभि ने रौनक से कहा, सुनिए ना, इस बार गांव में माँ पापा बुला रहे हैं, चलिए ना गांव चलते हैं कुछ दिन के लिए। सुरभि, जानती हो ना, मुझे उस मिट्टी, धूल और मच्छरों वाले गांव में नहीं जाना है। मुझे ऐसा पसंद नहीं। अरे बस 3 दिन की तो बात है। ससुराल का खेत भी दिखा दूंगी आपको। और आज तक मैं अकेले ही मायके गई हूँ। इस बार दामाद भी अपने ससुराल जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा। क्या खेत? वो भी मैं? मुझे तो खेतों की बदबू से चक्कर आ जाता है।
रौनक चलिए ना प्लीज, मेरे साथ चलने के लिए इस बार हाँ कर दीजिए। सुरभि के बार बार मनाने पर रौनक मना नहीं कर पाता। अगले दिन ही वो गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती हुई पहुंची। बच्चे गाड़ी आई चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े आए। अमीर दामाद पहली बार शहर से गांव आ रहा था, इसलिए सासू माँ आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। अरे बेटा रौनक, स्वागत है, पहली बार खेत वाले ससुराल आए हो। आइए जमाई जी आइए। रौनक जैसे तैसे अपने उस कच्चे मकान वाले घर में, जो कि खेत में बना हुआ था, उसमें चला आता है। जमुना खाट बिछाकर उसे बैठने को कहती है। कुछ देर बाद, तो कहो बेटा, गांव कैसा लगा? जी ठीक लगा ससुर जी, लेकिन बस थोड़ा गंद ज्यादा है यहाँ। बेटा गांव की हवा में गंध नहीं जीवन है, और गांव के लोग तो इसे खूब कहते हैं। मम्मी जी रौनक शहर के है ना, तो थोड़ी आदत नहीं है बस। फिर शाम को जमुना देवी सरसों का साग और मक्के की रोटी उसे बना कर देती है। साथ में लस्सी का गिलास भी उसे पीने को देती है। हमरे खेत का साग है ये जमाई जी, आपको बड़ा पसंद आएगा। उसके बाद जैसे ही वो खाना खाता है तो उसे वो बड़ा पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही टेस्टी खाना है। इतना अच्छा साग तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं होगा। इसके बाद जमुना देवी ने 2 खाट पर नई चादर बिछाई और उनके सोने के लिए बिस्तर तैयार कर दिया। रौनक का ससुराल खेत के बीच में था, इसलिए वहाँ पर मच्छर होना तो लाजमी था। ओफो, ये मच्छर सारी रात ऐसे मेरे कानों में गाने सुनाते रहेंगे। सुरभि उठो। क्या हुआ जी? अरे देखो ना कितने मच्छर हैं। ऐसा करो, थोड़ा हेड स्प्रे कर दो। लेकिन गांव में ये कहाँ होता है? वहाँ का देसी इलाज तो था गोबर के बने उपलों का धुआं। सुरभि ने उसे जला दिया, जिससे जैसे तैसे उसे नींद आई। अगली सुबह 5 बजे ससुर जी बोले, चल बेटा, आज तुझे अपने दूसरे खेत घुमाता हूँ। सुबह सुबह अभी तो शहर में लोग उठते भी नहीं है, फिर इतनी सुबह। पर यहाँ सूरज के साथ सब काम शुरू हो जाता है रौनक जी। चलिए अब बाबूजी के साथ घूमने चले जाते हैं। अब रौनक उनके साथ खेत घूमने चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में गाय, मिट्टी और तालाब देखकर रौनक को बड़ा अजीब लगा। गाँव के लोगों को नंगे पैर चलता देख वो बोला, सुरभि, ये सब लोग नंगे पैर चलते हैं, इनके पास चप्पल नहीं है क्या? होगी भी तो ये लोग ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें धरती से लगाव है और ये इनके गाँव की मिट्टी है। कुछ देर बाद वो खेत पहुँचे तो मदन ने कहा, बेटा ये हमारा खेत है, देखो कहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन रौनक का धूप में बड़ा बुरा हाल हो रहा था। अच्छा, बस जल्दी दिखाइए, धूप बहुत तेज है। अब वो थोड़ा आगे चलते हुए फिसल जाता है और कीचड़ में धड़ाम से गिर पड़ता है। अरे संभल कर बेटा। अरे भगवान, अमीर दामाद कीचड़ में लथपथ हो गया। ये क्या बेहूदगी है, मेरे कपड़े, मेरे जूते सब गंदे हो गए। वुडलैंड ब्रांड के जूते थे, फिर भी फिसल गया, बिल्कुल काम नहीं आए। बेटा गांव में मिट्टी से डरोगे तो खेत नहीं देख पाओगे। ये मिट्टी तो मानो इस गांव का सोना है। ऐसा सोना, बाप रे, मैं तो अब कभी खेत नहीं जाऊंगा। अब वो थोड़ा बहुत खेत घूमकर वापस बैलगाड़ी की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी बैलगाड़ी का पहिया धंस जाता है। ओह, अब क्या करेंगे? बेटा धक्का लगाना पड़ेगा, जरा मदद करना तो। क्या मैं धक्का लगाऊं? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। अरे आपका बिजनेस रह गया शहर में, अब यहाँ कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ कीचड़ है। चलिए अब लगाइए हाथ। रौनक मजबूर होकर धक्का लगाता है और फिर से कीचड़ में गिर पड़ता है, और इस बार तो उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये देख आसपास के कुछ गांव वाले तमाशा देखने लगे। अरे देखो देखो, शहर वाला बाबू खेत में लोटपोट हो रहा है। अब पता चला मिट्टी में कितनी ताकत है। चुप रहो सब, ये मजाक नहीं है। अच्छा अब गुस्सा मत कीजिए, घर चलकर कपड़े बदल लीजिए। अब रौनक जैसे तैसे खेत वाले ससुराल में पहुंचता है। अरे सुरभि, बाथरूम का है? यहाँ बाथरूम नहीं है रौनक जी, वो खेत के साथ में जो हौदी बनाई है ना, वहाँ जाकर नहा लीजिए। रौनक अब वही खेत में नहाया, उसने कपड़े बदले और अंदर आ गया। बहुत तेज प्यास लगी है, जरा कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कोल्ड ड्रिंक? इस गांव में कोल्ड ड्रिंक नहीं है। क्या यहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं? बेटा यहाँ गन्ने का रस है, उससे बेहतर कुछ नहीं। ये लो, इसे पीकर देखो, पास वाले खेत में बबलू गन्ने का रस बेचता है, उसी से लाई हूँ। रौनक मजबूरी में गन्ने का जूस पीता है, लेकिन उसे वो बड़ा पसंद आता है। वाह, इसमें तो सचमुच बड़ा स्वाद है। इसके बाद जमुना देवी चावल के आटे की रोटी दाल के साथ रौनक को खाने को देती है, जो उसे बड़ी पसंद आती है। ऐसे ही शाम हो जाती है तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ जी? पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी जड़ी बूटियों से दवा बना देती हूँ, उससे आपको आराम मिल जाएगा। नहीं, मुझे डॉक्टर चाहिए, ये काढ़ा नहीं। अच्छा यहाँ डॉक्टर नहीं, माँ की दवा चलती है, आप पीकर तो देखिए। जब मेरे पेट में दर्द उठता था ना, तब माँ मुझे भी यही देती थी। फिर जमुना देवी उसे काढ़ा पिलाती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से पीता है। कुछ देर बाद उसका दर्द सच में कम हो जाता है। ये तो सच में काम कर गया। देखा, गांव की दवा भी अमीर की बीमारी मिटा देती है।
रौनक के चेहरे पर भी हंसी आ गई। उस रात वो सभी खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह रौनक सोकर उठा तो बड़ा खुश था। उठकर वो खेत में आगे की तरफ देखता है, जहाँ पास के खेत में मजदूर धान रोप रहे थे। उसने एक बूढ़ी औरत को धूप में झुका देखा। अम्मा, आप इतनी उम्र में भी खेत में? बेटा, पेट के लिए काम करना पड़ता है। ये सुनकर रौनक को उन पर दया आ जाती है। अब वो खुद मिट्टी में उतरता है और धान लगाने की कोशिश करता है। शुरू में लोग हंसते हैं, पर धीरे धीरे वो सीख जाता है। इसके बाद वो अपने ससुर जी के खेत में भी खुद ही धान लगाता है। बाबूजी, अब आप आराम से बैठ जाइए, अब सब काम मैं खुद देख लूंगा। अब वो अपने बूढ़े ससुर जी को एक जगह बिठाकर खुद ही काम पर लग जाता है और कुछ ही देर में सारा काम खत्म कर लेता है। अपने अमीर दामाद को खेत का सारा काम अकेले करता देख वो बड़ा खुश हुआ। वाह बेटा, तू तो दामाद से ज्यादा हमारा बेटा निकला। आज हमें गर्व है कि हमारी बेटी इतने अच्छे घर में गई है। ससुर जी, आज समझ आया कि असली काम दफ्तर में नहीं बल्कि खेत में होता है। और सुरभि, अभी हम कुछ दिन और यहाँ रहेंगे। मेरा अब गाँव में मन लग गया। देखा, यही तो चाहती थी मैं कि आप भी मेरी जड़ों को महसूस कर सके। अब समझ गया हूँ सुरभि कि असली अमीरी कारों या कपड़ों में नहीं बल्कि इस मिट्टी की खुशबू में है। कुछ दिन बाद गांव से लौटकर उसने शहर में किसान कनेक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें शहर के लोग गांव से सीधे अनाज खरीदते थे ताकि किसान को पूरा दाम मिले। अमीर दामाद खेत में गिरा, कीचड़ में लथपथ हुआ, पर जब उठा तो उसका अहंकार मिट्टी में रह गया और इंसानियत उसके साथ चल दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।